नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में गरमाया अरुणाचल के तवांग में चीनी घुसपैठ का मामला, राजनाथ सिंह ने संसद में दिया जवाब। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गुजरात के मौसम पर असर, 16 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। और वडोदरा की झांबुआ लैंडफिल साइट पर कचरे का पहाड़, कॉर्पोरेशन कर रहा है कचरे की प्रोसेसिंग। अरुणाचल में तवांग सीमा पर चीनी घुसपैठ मामले आज लोकसभा में हंगामा देखने मिला। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अपना बयान भी दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग में एलएसी का उल्लंघन कर नियम तोड़े थे। भारतीय सेना ने पीएलए को अतिक्रमण से रोका, उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस दौरान दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वहीं लोकसभा में विपक्ष पीएम की जवाब की मांग पर अड़ा रहा। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में तवांग झड़प का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चीन ने तवांग में हमारी सीमा में घुसपैठ की, ये बेहद गंभीर मामला है। उसके बाद दोनों सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। गुजरात के वातावरण में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अचानक बदलाव आया है, जिससे गर्मी और ठंडी एक साथ महसूस हो रही है। पाकिस्तान में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर गुजरात के अहमदाबाद समेत के ज्यादातर शहरों में देखने मिल रहा है।
जिससे लघुत्तम तापमान घटा है। लघुत्तम तापमान करीब 6 डिग्री कम होने से ठंडी के साथ साथ गर्मी का अनुभव गुजरात की जनता कर रही है। 16 दिसंबर तक राज्य के ज्यादातर शहरों में ठंडी कम ही रहेगी, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद गुजरात के आसमान में छाए हुए बादल छट जाएंगे और फिर एक बार ठंडी अपना जोर दिखाएगी। गुजरात के वडोदरा शहर का कचरा झाबुआ निकट लैंडफिल साइट पर डंप किया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर से रोजाना 800 से 1000 टन कचरा उठाया जाता है और झाबुआ लैंडफिल साइट पर डंप कर दिया जाता है। सालों से यहाँ कचरे का निकाल नहीं होने से झाबुआ लैंडफिल साइट पर करीब 4 लाख टन कचरा एकत्रित हो गया था, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ कचरा निकाल का प्रोसेस शुरू किया गया है। उसके बाद भी अब यहाँ 75,000 टन कचरा बचा है। कचरे के निकाल की कार्यवाही की समीक्षा करने वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने कचरा निकाल की प्रोसेस का निरीक्षण किया। पूरे शहर में जिस प्रकार से एक कचरा सिलेक्शन और कलेक्शन की बात होती है, वहाँ हमने सालों से एक स्पॉट तय किया था। वहाँ कचरा हर रोज 1000 के आसपास टन का कचरा वहाँ इकट्ठा होता है। सालों से जो इकट्ठा हुआ कचरा था वो 4 लाख टन के आसपास था और उसको निकाल करने के लिए कई साल लग गए हैं और अभी वो 2-3 महीने में बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। जिस प्रकार से वर्सल लैंडफिल साइट था वो अभी वहाँ गार्डन भी बना दिया है। इसी तरह से आने वाले टाइम में जिस प्रकार से जो अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार से जो डस्ट और कचरा आता है उसका सेग्रीगेशन भी करते हैं। वहाँ से सीमेंट के लिए, वहाँ से ऑयल के लिए, वहाँ से खातर के लिए भी सेग्रीगेट पार्ट होता है। प्लास्टिक का पार्ट भी अलग से हम तय कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कचरा भी हम अलग से लेने की तैयारी में है। जिस प्रकार से अभी 7 स्टार की दिशा में वडोदरा कॉरपोरेशन आगे बढ़ा है, आपका भी इतना ही सहयोग रहा है वडोदरा शहर को स्वच्छता में अग्रतम मुहिम कराने के लिए। और इसी प्रकार से आने वाले टाइम में जो हम फ्रॉम होम घर से ही सेग्रीगेट ऑफ कचरा हम जो इच्छते हैं वो आने वाले टाइम में होगा, ये तय है। वहाँ पर जो कचरा का सेग्रीगेशन होता है एक टेक्निकल कंडीशन के साथ, उसमें से जो पार्ट डिफरेंट होता है वो एक पार्ट सीमेंट की फैक्ट्री में हम बेचते हैं। उसी तरह से जो प्लास्टिक और अन्य चीज़ है उसमें से जो सेग्रीगेशन का पार्ट है उसमें से जो ऑयल अलग जगह पे यूज़ होता है और एक खातर भी बनता है, वो सैनिटरी खातर वहाँ यूज़ भी होता है। और आने वाले टाइम में ये एक जीव यानी ऊर्जा भी प्राप्त करने का स्रोत वहाँ तैयार है। मार्च अप्रैल में वो उसका भी उद्घाटन करेंगे। सर पहले कुछ सालों पहले जो खातर की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी, खातर भी हो रहा था, पर वो प्लांट बंद कर दिया गया था, ऐसा भी कुछ सुना गया था सर। मुझे मालूम नहीं है, कभी भी प्लांट बंद नहीं हुआ है। 24/7 ये प्लांट चालू है। स्लो हुआ था इन मॉनसून, क्योंकि जब भेज होता है वहाँ स्थल पे तो उसका काम स्लो होता है, बाकी काम बिल्कुल चालू है। कॉरपोरेशन से इससे कितना फायदा हो सकता है सर? कॉरपोरेशन को जो प्रकार से वहाँ सिटी में कचरा था उसका निकाल करने की जो प्रक्रिया है उसमें वेग बढ़ा है। गुजरात में दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आज से ही भूपेंद्र पटेल और उनका मंत्रिमंडल गुजरात राज्य के सर्वांगीण विकास में जुट गया है। कल सोमवार को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने फिर एक बार शपथ ग्रहण की है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है। आज 13 दिसंबर सुबह मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वर्णिम संकुल पहुंचे और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार विधिवत रूप से संभाल लिया है। भूपेंद्र पटेल ने सिमंदर स्वामी की प्रतिमा और पूज्य दादा भगवान के श्री चरणों में भाव पुष्प अर्पण कर राज्य के जनसेवा का दायित्व संभाल लिया है। उनके साथ साथ राज्य के मंत्रिमंडल के नवनियुक्त मंत्री भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। सभी मंत्रियों ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में पूरे मंत्रिमंडल ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए ध्येय मंत्र के साथ अपने काम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने भी नवनियुक्त सभी मंत्रियों को शुभेच्छा दी और
आज से राज्य के विकास में दिन रात जुट जाने का आह्वान भी किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पत्रकार परिषद संबोधित कर भाजपा पर संगीन आरोप लगाए। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को 182 विधानसभा सीट्स में से 5 सीटें मिली हैं। चुनाव के परिणामों के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पहली बार पत्रकार परिषद का आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने भावनगर के आप प्रत्याशी राजू सोलंकी को बदनाम करने की साजिश की। भाजप पक्षना लोकोए चूंटणीनी अंदर केटली निम्न हद सुधीनी खराब हरकतो करी अने केवी रीते चूंटणीने एक स्टांडर्डलेस रीते चूंटणी जीतवानी कोशिश करी, केवी रीते साव लोकशाहीनुं खून करीने चूंटणी जीतवानी कोशिश करी एनुं एक पुरावा साथेनुं उदाहरण रजू करी शकीए एम छे। अमारा माननीय नेता श्री राजूभाई सोलंकी साथे आ भावनगरनी अंदर भाजपना लोकोए अने भाजपना उमेदवार सहित बधाए मळीने जे गंदी रमत रम्या छे के जे लोकशाहीमां क्यारेय योग्य न गणाय एवी बाबत बनी छे, एना उपर अमारा माननीय नेता श्री राजूभाई सोलंकी पोतानी वात रजू करशे। हूँ भावनगर पश्चिम विधानसभा मत विस्तारमांथी उमेदवार तरीके इलेक्शन लड्यो। मारी सामे भारतीय जनता पार्टीना पूर्व शिक्षण मंत्री भाई श्री जीतुभाई वाघाणी उमेदवार तरीके हता। ज्यारथी मारू नाम डिक्लेर थयुं आम आदमी पार्टीना उमेदवार तरीके त्यारथी ज भारतीय जनता पार्टीना शिक्षण मंत्री अने मारी सामेना उमेदवार भाई श्री जीतुभाई वाघाणी भयभीत थई अने घणा बधा षड्यंत्रो रची अने मने हरावा माटे, मने दबावा माटे, मारा कार्यकरोने धमकावा माटे, मारा पार्टीना लोकोने नुकसान पहोंचाडवा माटे, मने बदनाम करवा माटे खूब ज प्रयासों कर्या, हथकंडा अजमाव्या, परंतु आ तमाम प्रयासों में तेओ निष्फळ निवड्या। छेवटे इलेक्शननी छेल्ली रात्रे आ जीतुभाई वाघाणी अने एमनी पार्टीना जे होद्देदारो छे, एना सभ्यो छे, एना મળતિયાઓ छे, एना द्वारा भावनगर पश्चिमनी अंदर खूब मोटું ષડયંત્ર लोकशाहीनी हत्या थाय, हत्या नहीं पण हूँ तो क्रूर हत्या कहीश एवी जे हलकी कक्षानी राजनीति करवा माटे, पोते चूंटणी जीतवा माटे अने पोते हारना डरथी मने चूंटणी हरावा माटे कई हद सुधी जई शके छे एनुं आप समक्ष मारे पुरावो रजू करवो छे। मित्रों, आ एक पत्रिका छे, आ पत्रिका जीतुभाई वाघाणीए एना पार्टीना होद्देदारो अने एमना મળતિયાઓ द्वारा चूंटणीना दिवसे वहेला 4 वागे अमने रात्रे 2 वागे माहिती मळी के राजूभाई सोलंकी नामनी एक पत्रिका जीतुभाई वाघाणी अने भाजपना होद्देदारो अने एमना મળતિયાઓ द्वारा तमने नुकसान थाय, तमे आ इलेक्शन हारी जाओ, लोको भ्रमित थाय, लोको गैरमार्गे दोराय ए प्रकारनी पत्रिकानुं वितरण आज जीतुभाई वाघाणी अने एमना माणसो करवाना छे। मित्रों, आ पत्रिका अमने कोई अमारा हितेच्छुए सोशल मीडिया द्वारा अमने पहोंचाड़ी अने अमारा सुधी आ पत्रिका पहोंची, अमे वाँची, अमने खूब ज आघात लाग्यो के खरेखर जे अमने अपेक्षा होय, दरेक लोकोने अपेक्षा होय के पारदर्शक राजनीति थाय, पारदर्शक चूंटणी थाय, निष्पक्ष चूंटणी थाय, एनी सौ कोईने अपेक्षा होय। 100% भावनगर पश्चिम बेठक पर मारो विजय निश्चित हतो एवं आ विस्तारना आ मत विस्तारना तमाम लोकोमां चर्चा थती हती, परंतु मारा हरीफ उमेदवार भाई श्री जीतुभाई वाघाणी डरथी भयभीत थई पोते आवा षड्यंत्र करी आ पत्रिका छपावी अने रात्रे 4 वागे न्यूज़पेपरना माध्यमथी
આ પત્રિકામાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, લખાણ કરવામાં આવ્યું છે કે હું રાજુભાઈ સોલંકી પશ્ચિમ વિધાનસભામાં ઉમેદવારી કરી છે અને હવે હું મારું સંપૂર્ણ સમર્થન આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને કરું છું અને જ્ઞાતિના ભેદભાવને પર રહી આપણે સૌ વિકાસના કાર્યોને મત આપીએ તેવી વિનંતી કરું છું. તમારો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને લાગણીના સ્વરૂપે જીતુભાઈને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવો તેવી પ્રાર્થના. મિત્રો, નીચે લખ્યું છે લિખિતન આપનો राजू सोलंकी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518। देश के सबसे खूबसूरत राज्य केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सर्दियों के मौसम में खास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। देश विदेश के सैलानियों के लिए केरला हमेशा बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन रहा है। फिलहाल फेस्टिव सीजन है, ऐसे में केरला टूरिज्म में स्थानीय सैलानियों के आगमन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सर्दियों के सीजन में देश विदेश से सैलानियों को आकर्षित करने के लिए केरला टूरिज्म द्वारा खास तैयारियां की गई हैं, जिसकी जानकारी देने हेतु वडोदरा की ग्रैंड मैर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस में पत्रकार परिषद आयोजित किया गया, जिसमें केरला की संस्कृति की झलक दिखाते हुए सभी लोगों को बेस्ट हॉलीडेज के लिए केरला आमंत्रित किया गया।
इस मौके पर केरला टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के.एस. श्रीनिवास, डायरेक्टर P.V. नूह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। After the pandemic situation, we Kerala tourism mainly focus on domestic tourism. As a part of our marketing strategy, very number of people visited Kerala, and very numbers are intended to experience Kerala this time. For them, we arrange some innovative programs like caravan tourism, village experience, hill stations, etc. And we have some response tourism activities also going on, and we have some other our traditional tourism products like hill stations, homestays, houseboats, etc. Still our stable tourism products. So we expect a good hike this time. For this purpose, we arrange some road shows, B2B meets in major cities of our nation. Like this is the 7th road shows in the season, and next will come tomorrow in Surat also. So we expect a good tourists from this time also. And we also participate in trade shows and in worldwide also. गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में MCQ परीक्षा पैटर्न जारी रखने की बात MSU के PRO लकुलेश त्रिवेदी ने की है। 2 साल के कोरोना काल में ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे और इस दौरान छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। MS यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई के चलते MCQ बेस्ड परीक्षा ली जा रही थी। अब कोरोना काल खत्म हो गया है और कॉलेज ऑफलाइन शुरू हो गई है। उसके बावजूद कॉमर्स फैकल्टी में MCQ पैटर्न से ही परीक्षा ली जा रही है, जबकि दूसरी फैकल्टीज में MCQ और थ्योरी बेस परीक्षा की पैटर्न शुरू कर दी गई है। लेकिन कॉमर्स फैकल्टी में अभी भी सिर्फ MCQ के आधार पर छात्रों की परीक्षा ली जा रही है। यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल लगभग सभी फैकल्टी में मिड सेम परीक्षा का आयोजन किया गया है। स्वाभाविक तौर पे मिड सेम परीक्षा जो होती है वो मिड सेम परीक्षा ये जो है वो कैसे लेनी, कब लेनी, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, यह सारा जो विषय है वो फैकल्टी डीन और रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और उन लोगों की एक कोर कमेटी बनती है। ये कोर कमेटी सारे निर्णय लेती है। कोरोना की वजह से जो भी MCQ पैटर्न में हो रही थी उसके बाद अभी जब पूर्ववत ऑफलाइन मोड में यूनिवर्सिटी चल रही है तो जो पहले की जो परीक्षा सिस्टम थी उसी हिसाब से काफ़ी सारी फैकल्टीज़ ने अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर्स निकाले हैं और उस प्रकार से एग्ज़ाम कर रहे हैं। जब तक कंसर्न है कॉमर्स फैकल्टी का, कॉमर्स फैकल्टी में भी पहले MCQ बेस ही एग्ज़ाम होती थी और इस बार भी MCQ बेस ही एग्ज़ाम हो रही है क्योंकि कॉमर्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है और उसमें भी फैकल्टी ने इतना ध्यान रखा हुआ है कि जो भी आजू बाजू में बैठे उन सभी को अलग अलग प्रकार का पेपर डिज़ाइन हो ताकि सेम पेपर मिलने की कंप्लेन या कोई भी चोरी का ऐसा कोई प्रश्न न खड़ा हो। यह उद्देश्य से पूरी जितनी भी जिसको बोलते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज़ से जो भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो करके पहले की तरह ही वहाँ पर भी MCQ पैटर्न में ही एग्ज़ाम हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर लेफ्ट साइड जाने में बाधित बन रहे निर्माण को हटाया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में जहां सिटी इलाका है वहां सकरी सड़कों के चलते ट्रैफिक जाम होता है। ऐसी जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल पर लेफ्ट मुड़ने में वाहन चालकों को दिक्कतें आती हैं। ऐसे 32 स्पॉट आइडेंटिफाई कर वडोदरा महानगर पालिका ने वहां किए गए निर्माण या बाधित बन रहे पोल हटाकर आवाजाही में सुविधा की है। पूरे शहर में जिस प्रकार से जो चौराहा है, जंक्शन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक को जाने के लिए और लेफ़्ट साइड टर्न के लिए कोई ना कोई बाधा रहती है। उसी तरह हमने पूरे शहर में 32 सर्कल्स आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 15 जितने सर्कल पर हमने काम भी पूर्ण किया है। जहाँ पे पोल हो, GEB का हो, ट्रैफिक का हो, साथ में ट्री या ऐसा कुछ नर्तरूप कोई भी चीज़ हो, उसको हटाने के बाद वहाँ ट्रैफिक की अच्छी तरह से समस्या का हल भी हुआ है। अभी एक ब्लैक स्पॉट देख के हमने ब्लैक होल जो होता है वहाँ पे भी हमने एक अभिप्राय लेके टावर 4 रास्ता पे एक जंक्शन पे दक्षिण और पश्चिम जो एंड है वहाँ पे एक जो बाधा रूप है चीज़ उसको हटाने के लिए ऑफिसर के साथ एक विज़िट किया था और हमें पक्का विश्वास है कि ये करने के बाद जहाँ जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है छोटा मोटा और लेफ़्ट साइड जाने के लिए कहीं पर इमरजेंसी को भी तकलीफ़ रहती है,
उसी तरह से हमने ये सावधान रह के ये सुविधा का प्रावधान करने के लिए एक ये काम शुरू किया है। गुजरात के वडोदरा में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद वडोदरा में 16 दिसंबर को बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है, जिसका प्रचार कैंडिडेट जोरों शोरों से कर रहे हैं। वडोदरा के कोच इलाके में इन दिनों सड़क की दोनों ओर बड़े बड़े बैनर्स लगाकर प्रचार किया जा रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद के लिए नलिन पटेल और हसमुख भट्ट दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार हसमुख भट्ट को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन फिर एक बार हसमुख भट्ट अध्यक्ष बनने के लिए दावेदार है। ऐसे में नलिन पटेल और हसमुख भट्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने मिल रही है। चुनाव नज़दीक आ रहा है 16 दिसंबर, तो ये 4-5 दिन में कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे वोट दे दो, ऐसा नहीं है। पूरे साल काम करना पड़ता है, नींद हराम करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, और कोई आके ऐसा बोले कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मुझे वोट दे दो, तो ये मतदार लोग हैं, बुद्धिजीवी है, समझते हैं। संकल्प पत्र जिसने निकाला है हमारे प्रतिस्पर्धी, तो उनका संकल्प पत्र 2 है। जब वो हार गए थे तुरंत उन्होंने संकल्प पत्र जाहिर किया था कि दिस इज़ माय लास्ट इलेक्शन, मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा, वकीलों के लिए कुछ आंदोलन नहीं करूंगा, मैं तो खेडूत नेता हूँ, खेडूत के लिए काम करूंगा। तो ये संकल्प पत्र उनका था। आज इलेक्शन आया तो बदल गया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। अरे तुम्हारा पुराना संकल्प है तो मैदान में क्यों आए? ये सब लोग समझ गए हैं, इसलिए लोग इस बार भी उन्हें कोई मत देने वाले नहीं है। ये जो मतदार है बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि पूरे साल किसने काम किया, जुडिशरी की एग्ज़ाम हो या नोटरी का इंटरव्यू हो या फिर कुछ भी हो, क्रिकेट है या कुछ भी हो, नलिन पटेल पहले होता है। और नलिन पटेल जो काम करता है वो करते हैं रहेंगे। और जो भी जूनियर जो है, जूनियर के हित में ज़्यादा हमारा काम है। जूनियर वकीलों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल तो है, लेकिन यहाँ जहाँ देखो वहाँ गंदगी तो देखने मिल ही जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में कचरे के ढेर शहर की सुंदरता पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन किया जाता है। दिन में 2 बार साफ सफाई की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां गंदगी कभी कम नहीं होती। कुछ जगह ऐसी है जहां सफाई के बाद फौरन कॉरपोरेशन के कर्मचारी खुद कचरा डालते हैं और उस कचरे में इजाफा करते हैं वहां के नागरिक। ऐसे में वडोदरा शहर स्वच्छ हो तो आखिर कैसे हो? वडोदरा महानगर पालिका के नए म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। फिर भी स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर बार बार मीटिंग कर रहे हैं और कर्मचारियों को सफाई के निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन वडोदरा शहर के कई इलाकों में फैली गंदगी हटाना पालिका के लिए भी बड़ी चुनौती है। आप देख रहे हैं वो डभोई रोड, कुबेर भवन के पीछे का हिस्सा और आराधना टॉकीज के पास का हिस्सा है, जो कोई शहरी इलाका कम डंपिंग यार्ड ज्यादा लग रहा है। गुजरात में धूमधाम से मनाए जाने वाले उत्तरायण पर्व को अभी वक्त है, लेकिन अभी से मूंगफली और तिल के लड्डू और चिक्की मिलना शुरू हो गए हैं। यूं तो गुजरात राज्य में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ की नवरात्रि और यहाँ की मकर संक्रांति देश विदेश में काफी मशहूर है। मकर संक्रांति पर 2 दिनों तक घर की छतों पर पतंग उड़ाने की गुजरात में परंपरा है। 2 दिनों तक घर की छतों पर परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर तिल, गुड़, सिंगदाने की चिक्की और लड्डू खाने की भी पुरानी परंपरा है। इसी के तहत वडोदरा शहर में मकर संक्रांति से 1 महीने पहले ही बाजार सज गए हैं। जगह जगह चिक्की और लड्डू की बिक्री हो रही है। इस बार सिंगदाना महंगा होने की वजह से चिक्की के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे मकर संक्रांति नजदीक आएगी, चिक्की और लड्डू की बिक्री में तेजी आने की संभावना व्यापारी जता रहे हैं।
मकर संक्रांति का त्यौहार है और सींग लड्डू का तिल का लड्डू, सींग का लड्डू और मुमरा का लड्डू, सींग के लड्डू, तिल के लड्डू सर, इसी के ऊपर त्यौहार चल रहा है। इस पर लोग खरीदारी करते हैं सर। महंगाई अगले साल से बराबर ही है, रुपया ठन्नी का फ़र्क है और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कस्टमर का सर कैसे खरीदी किया जाए, क्या किया जाए, कैसे लगाएं, क्या रेट लगा दें और अपने हिसाब से सर लगा देते हैं कि कोई किसी कस्टमर को दुख तकलीफ़ ना हो। उनको भी त्यौहार करना है, घर के बच्चों को खिलाना पिलाना भी है और कोई नाराज़ होकर गुस्सा होकर ना जाए कि हमको माल नहीं दिया। ऐसा समय नहीं आना चाहिए। अपना धंधा व्यापार अच्छी तरह से होना चाहिए, 2 रुपये कम बचे पर त्यौहार अच्छा निकलना चाहिए हर इंसान का। मकर संक्रांति के त्यौहार पे गुजरात में तो बहुत सारे जैसे कि चिक्की है, अपना सीडी का है, शुगर कैन, वो सब बहुत बिकता है यहाँ पे। तो अभी से हम तैयारी करना चालू कर देते हैं परचेज। भाव में तो थोड़ा फ़र्क गिरेगा क्योंकि जैसे कि अभी सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा महंगा हो गया, तो इसमें भी तो थोड़ा प्लस है ही। बट गुजराती है, आखिर खाना तो चाहिए और सेलिब्रेशन है तो ये सब चीज़ हम परचेस करते हैं। गुजरात के वडोदरा के प्रसिद्ध कमाटी बाग में पड़ा बड़ा सा गड्ढा किसी अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया खूबसूरत सिटी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा और आसपास के नागरिकों को सबसे बड़ा तोहफा कमाटी बाग के रूप में दिया था, जो आज भी सालों तक सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही देखने मिलती है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के हस्तक कमाटी बाग की देखभाल में कहीं ना कहीं उदासीनता बरती जा रही है। पिछले दिनों मोरबी के मच्छू नदी पर बना हुआ ब्रिज टूटने के बाद कमाटी बाग में भी झूलते हुए पुल की निगरानी के निर्देश दिए गए थे और इसी बीच कमाटी बाग में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ जाने की घटना सामने आई है, जो आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रही है, जिस पर वडोदरा के आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताते हुए इस घटना को गंभीरता से लेने की मांग की है। बड़ौदा शहर का ये बहुत बड़ा सयाजी बाग यानी कमाटी बाग गार्डन है। ये कमाटी बाग गार्डन में आने के लिए काला घोड़े के पास 1 नंबर का गेट है, वहीं से अंदर आने का और जाने का है। यही जगह पे एक रोड जा रहा है। इस रोड में बहुत बड़ा गड्ढा गिर गया है। गड्ढा गिरने की वजह यह है कि जो नीचे लोखंड की प्लेट थी वो प्लेट सड़ गई है। प्लेट सड़ जाने की वजह से कल शाम को यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा गिर गया है। साथ में देखना जाए कि जिस तरह ये प्लेट सड़ गई है तो इस प्लेट को बदलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका ने कुछ काम किया नहीं है। मोरबी दुर्घटना जब हुई तभी राज्य सरकार ने सभी को बताया था कि सभी ब्रिज की तपास की जाए, लेकिन इस कमाटी बाग के कोई भी ब्रिज की तपास नहीं की है। इसकी वजह से ये ब्रिज का आज गड्ढा गिरा है। शाम को गिरा था, सैलानी यहाँ सब थे, सब घबरा गए थे। हमारी एक ही मांग है कि जो भी जाड़ी चामड़ी के अधिकारी लाखों करोड़ों के पगार लेते, एसी कैबिन में बैठे रहते, उनको विनती है कि बाहर निकले और कमाटी बाग के सभी ब्रिज है उनकी तपास की जाए, ऐसी हमारी मांग है। एबीवीपी द्वारा आयोजित 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में पत्रकार परिषद संबोधित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान के जयपुर में 27 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उस पर जानकारी देने हेतु गुजरात राज्य के वडोदरा में एबीवीपी द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई। आज वडोदरा महानगर अंदर आज जे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदનું राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर खाते योजाई गયું। એ અધિવેશનની અંદર શૈક્ષણિક, સામાજિક અને ભારતની આંતરિક સુરક્ષાઓને લઈને જે પ્રસ્તાવ પારિત કરવામાં આવ્યા, એ પ્રસ્તાવ આજે સમાજ સમક્ષ લઈ જવા માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કયા મુદ્દાઓને લઈને એબીવીપી દ્વારા પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવશે અને શું માંગ કરવામાં આવશે? શિક્ષણની અંદર આજે જે નવી શિક્ષણ નીતિ જે લાગુ થઈ છે, એ નવી શિક્ષણ નીતિને સક્સેસફુલી લાગુ કરવા માટે બજેટમાં વધારે આ વખતે શિક્ષણને ફાળો આપવામાં આવે, ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે, પ્લસ એ રિસર્ચને પીએચડી સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોને વધારે પ્રોત્સાહન આપવા માટે જીડીપીના 2% ભાગ આ વખતે બજેટમાં રિસર્ચ માટે ફાળવવો જોઈએ એવો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદની પ્રસ્તાવ પારિત કરવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે G20થી આજે સમગ્ર દુનિયામાં આજે ભારત
નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે તે આપણા માટે ખૂબ જ ગૌરવપૂર્ણ બાબત છે અને G20નો વિષય લઈને આગામી સમયમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દરેક યુનિવર્સિટી અને કોલેજ સુધી જશે। गुजरात के जूनागढ़ की भैसान विसावदर विधानसभा के आप विधायक भूपत भायाणी ने साफ साफ कह दिया है कि वे बीजेपी का केसरिया धारण नहीं करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में जूनागढ़ की भैसान विसावदर 87 विधानसभा बैठक पर आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी विजेता बने हैं। भूपत भायाणी के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक मीटिंग का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं और जनता से कहा कि वे आम आदमी पार्टी के सैनिक हैं और केसरिया कभी भी धारण नहीं करेंगे। उन्होंने जल्द ही यहां कार्यालय खोलकर नागरिकों के काम शुरू करने का भरोसा जताया है। हूँ भूपेन्द्र भायाणी विसावदर धारासभ्य आज मारी विधानसभा तमाम कार्यकर्ताओं તેમજ મતદાતાઓનો આભાર માનવાનો કાર્યક્રમ રાખેલો હતો, જે કાર્યક્રમ અત્યારે સંપન્ન કરેલ છે। સાથે સાથે મારી પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનો અહીં ઉપસ્થિત રહેલ હતા ત્યારે જે મારા વિશે છેલ્લા 2 દિવસથી અફવાઓ ચાલતી હતી કે ભૂપતભાઈ ભાજપનો ખેસ ધારણ કરે છે, તો આપની ચેનલના માધ્યમથી હું સ્પષ્ટપણે કહું છું કે હું આમ આદમી પાર્ટીમાં છું અને આમ આદમી પાર્ટીમાં જ રહેવાનો છું। હું કોઈ પણ અન્ય પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરવાનો નથી। મારો એજન્ડા મારી જનતાની સેવા કેવી રીતે થઈ શકે, મારા વિસ્તારના દરેક ગામોના વિકાસને લગતા જે કામો છે એ કામો કેવી રીતે ઝડપથી થઈ શકે, સારી ઉત્તમ ગુણવત્તામાં થઈ શકે અને હું મારા વિસ્તારમાં સામાજિક ક્રાંતિ કેવી રીતે કરી શકું, મારા વિસ્તારની દરેક સમાજની જે ગરીબ દીકરીઓ છે, બાપ વગરની દીકરીઓ છે, એમને હું કન્યાદાન કરી અને સાસરે મોકલું। મારા વિસ્તારની તમામ વિધવા બહેનોને હું આત્મનિર્ભર કરું, એમને સિલાઈના મશીન આપું અને જનતાની સેવા વધુમાં વધુ હું કેવી રીતે કરી શકું, એ સિવાય મારો અન્ય કોઈ એજન્ડા નથી। गुजरात के भावनगर में निजी बस के ड्राइवर को बस चलाते वक्त अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे बस अन्य वाहनों से टकरा गई। गुजरात के भावनगर में अजीबोगरीब दुर्घटना सामने आई है, जिसमें सूरत से भावनगर आई निजी बस के चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने पर बेकाबू बस कार के शोरूम के बाहर पड़ी गाड़ियों से टकरा गई। बस के ड्राइवर राजू मकवाना का हार्ट अटैक के चलते मौके पर ही निधन हो गया। वहीं देसाई नगर निकट कार के शोरूम के बाहर पार्क गाड़ियों से बस के टकरा जाने से कई कारों को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। ओके, હવે સાયકલ વાળા આવે ને બસ ચાલુ કરી દો। હાલો આવ્યો અવધૂત આવી। પોલીસ સાઈડથી જોવે। गुजरात के वडोदरा शहर में वीआईपी रोड पर बार बार हो रहे सड़क हादसे पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। गुजरात के वडोदरा के ईएमई सर्कल से एयरपोर्ट सर्कल तक बार बार सड़क हादसे होते हैं, जिसके निवारण की कोई खास कोशिश कॉरपोरेशन नहीं कर रहा है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार पिछले कई दिन से आवाज उठा रहे हैं। आज उन्होंने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र देकर मामले का विरोध किया। ગઈકાલે મારી જે ધરપકડ કરી છે, હવે ધરપકડ કરી છે કે ડિટેન કરી છે મને ખ્યાલ નથી, પણ હરણી પોલીસ દ્વારા મારી લઈ જવામાં આવ્યો અને સવારે 9 વાગ્યાથી મને પકડવામાં આવ્યો, સાંજે 6:30 વાગે છોડવામાં આવ્યો છે। એટલે એના પર તમે જાત તપાસ કરો અને જે પણ અધિકારીઓ કે કંઈ પણ લાગતું હોય તો તમે એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો। કારણ કે આ તમે જોઈ શકો છો, જો આ નાના નાના બાળકો, આ વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ થયું હતું। આજે તમે જો આપણી પાસે સીસીટીવી કેમેરા ને એ બધું પડ્યું છે ઓલરેડી, छता पण तमे जो लाखों खर्चे बनावेला सीसीटीवी कैमरा सामग्री दूर खाई है। आज कलेक्टर ऑफिस हम लोग आए हैं और कलेक्टर को आवेदन पत्र देने आए हैं कि भाई जो वीआईपी रोड पे जो घटना होती है, आकस्मिक घटना होती है, इसमें कितने लोग के मृत्यु होते हैं, लेकिन जो वडोदरा शहर के जो कॉरपोरेशन है तमाम रीत से निष्फल है। आज जो कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देके हम रजूआत करते हैं कि जांच तपास करके जो भी अधिकारी हो, कर्मचारी, उसके सामने शिक्षात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसी रीते रजूआत करने आए हैं। गुजरात के वडोदरा में विश्व दिव्यांग दिवस सेलिब्रेशन के आखिरी दिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगमंच का आयोजन कर दिव्यांगों की प्रतिभा को मंच दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में दिव्यांगों के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं हैं जो हर साल विश्व दिव्यांग दिवस पर विभिन्न आयोजन करती आई हैं। 64वें विश्व दिव्यांग दिवस को मनाने के भागरूप विश्व दिव्यांग दिवस सेलिब्रेशन कमेटी और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विभिन्न आयोजन किए गए। 12 दिसंबर को दिव्यांग दिवस सेलिब्रेशन की पूर्णाहुति के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगमंच का आयोजन किया गया।
करेलीबाग के मूक ध्वनि ट्रस्ट शैक्षिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा की 22 दिव्यांग संस्थाओं के अलग अलग एज कैटेगरी के लोग शामिल हुए, जिन्होंने सोलो डांस, गीत, संगीत, एक्टिंग, नाटक के जरिए अपनी प्रतिभा लोगों के सामने दिखाई। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस खास कार्यक्रम रंगमंच में वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक अतुल पुरोहित, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर BS प्रजापति, डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 4 पन्ना मोमाया, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के ट्रस्टी शिविंदर सिंह चावला समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। साथ ही दिव्यांग संस्थाओं के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज रोज हमने यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कमेटी ने मिलके रंगमंच करके एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम के अंदर 22 से ज़्यादा संस्थाएं मिलके उनके सभी दिव्यांग बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चे सोलो डांस है, ग्रुप एक्टिविटी है, वो सब हमें रंगारंग कार्यक्रम से परफॉर्म करेंगे और जिसको मतलब उनको एक दिव्यांग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उस उद्देश्य से यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा और ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कमेटी मिलके ये प्रोग्राम हर साल आयोजन करती है। इस प्रोग्राम के अंदर आज हमने चीफ गेस्ट में डॉक्टर BS प्रजापति जो एडिशनल कलेक्टर हैं और पन्नाबेन मोमाया जो हमारे डेप्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको हमने बुलाया है। वर्ल्ड डिसेबल डे 1984 से जो भोपाल में गैस की दुर्घटना हुई थी, उस वक्त से 3 दिसंबर हर साल सारा देश भर में हम मना रहे हैं। बड़ौदा में 1972 से हम ये डे मना रहे हैं और बड़ौदा की जो 52 इंस्टीट्यूशन फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, वो सब साथ मिलके सारा वीक में कार्यक्रम करते हैं। चालू साल में ऐसे हमने उद्घाटन में भी प्रोग्राम किया था और अभी एक क्लोजिंग सेरेमनी है। इसमें 24 जो प्रोग्राम है, इसमें सभी इंस्टीट्यूशन के जो कलाकार हैं वो लोग आज डांस और वोकल सब दे रहे हैं। वर्ल्ड डिसेबल डे मनाने का आशय मुख्य तो यही है कि विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वसन किस तरह से किया जाए, सामान्य व्यक्ति के साथ वो अच्छी तरह से किस तरह से मिलजुल के वो अपनी ज़िंदगी बिता सके, यही है उसका एम है और हमने उसी एम पे ये कार्यक्रम सब रखा है। गुजरात के अहमदाबाद में 15 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव के लिए रखे जाने वाले STP प्लांट और पुरानी ड्रेनेज लाइन अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 3000 करोड़ का लोन लेने मामले विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वर्ल्ड बैंक के जरिए 3000 करोड़ की लोन मिलने वाली है, जिसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कुछ आयोजन किए गए, जिसमें अहमदाबाद शहर के विविध वासना में और पिराना में STP के जो पंपिंग स्टेशन है उसको अपग्रेड किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी विकास कार्यों का विरोध नहीं करती, कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के शासक के साथ अहमदाबाद शहर की जनता के लिए खड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूछती है कि ये 3000 करोड़ की लोन का जो आयोजन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने जो STP को अपग्रेड करके करने की बात की गई है, तो कांग्रेस पार्टी ये 3 सवाल करती है। क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी 100% अश्योरिटी देती है कि ये 3000 करोड़ रुपए का आयोजन होने के बाद साबरमती नदी में
गंदा पानी नहीं आया जाएगा। मतलब लगातार हाईकोर्ट साबरमती नदी के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस फटकारती रही है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन से साबरमती नदी को खराब किया जा रहा है। तो क्या इतना बड़ा आयोजन होने के बाद साबरमती नदी में 1% भी गंदा पानी नहीं छोड़ा जाएगा? दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये सवाल करती है कि अहमदाबाद शहर के विविध तालाबों में बिना वाटर को ट्रीट किए, ड्रेनेज वाटर को ट्रीट किए गंदा पानी तालाबों में छोड़ा जा रहा है। तो क्या 100% अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अश्योरिटी देता है कि 3000 करोड़ का एसटीपी के अपग्रेडेशन के बाद तालाबों में गंदा पानी नहीं छोड़ा जाएगा? और तीसरा और अहम मुद्दा यह है कि इस 3000 करोड़ में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का यह कहना है कि स्टॉर्म वाटर और ड्रेनेज सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि स्टॉर्म वाटर की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी ये भी पूछती है, क्या 100% अश्योरिटी दी जाती है कि 3000 करोड़ का इतनी बड़ी रकम यूज करने के बाद अहमदाबाद शहर की जो इस साल बारिश में समस्या रही, ऐसी समस्या नहीं रहेगी? और अहमदाबाद शहर में विविध जगहों पर जो ड्रेनेज की जो समस्या है, वो ड्रेनेज की समस्या नहीं रहेगी? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि 3000 करोड़ का जो आयोजन है उसको अच्छे से यूज किया जाए, ताकि अहमदाबाद शहर की जनता के वो हित में यूज हो सके। गुजरात के सुरेंद्रनगर की वढवाण विधानसभा के भाजपा विधायक जगदीश मकवाणा को गुजरात सरकार का उपदंडक बनाया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 62 वढवाण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जगदीश मकवाणा ने दावेदारी की थी। चुनाव के परिणाम आते ही 65,000 की जंगी बहुमत से जगदीश मकवाणा विजेता बने थे। सुरेंद्रनगर जिले की 5 बैठकों पर भगवा लहराया था। ऐसे में गुजरात राज्य सरकार के उपदंडक के रूप में वढवाण विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगदीश मकवाणा की नियुक्ति की गई है, जिससे भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और अग्रणियों में खुशी का माहौल देखने मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 महीने में 6 धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। इस बार अफसर मंसूरी नामक युवक कृष्णा सनातनी बन गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मंदसौर जिले में 7 महीने में 6 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर सनातनी धर्म अपनाया है। इस बार मंदसौर जिले के अफसर मंजूरी ने धर्म बदला है। कचनारा गांव के रहने वाले 32 साल के अफसर मंजूरी ने गायत्री मंदिर में विधि विधान के साथ मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया है। अफसर मंसूरी अब कृष्णा सनातनी बन गया है। अक्षर के अनुसार उनकी शुरू से ही सनातन धर्म में आस्था रही है। युवक पेशे से ड्राइवर है और वो कई बार मंगलवार का व्रत भी करता है। किसी के ना तो दबाव में करा, सिर्फ मन मर्जी के हिसाब से, मेरी इच्छा के अनुसार। मैं बचपन से ही यानी कि हिंदू धर्म में ज़्यादा मान्य रखता हूँ। मैं मंदिर यहाँ अपने मस्जिद में भी जाता था, अपने दरगाह पे, वहाँ का नाम मंदिर में भी गया मैं, और मंगलवार का बजरंग बली का उपवास भी रखा मैंने। बचपन से रखता हूँ मैं तो उपवास। परिवार गांव में रहता है, मैं 9 साल हो गए, उनसे अलग रहता हूँ। बचपन से अलग रहता हूँ, जो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें। परिवार ने मैंने को छोड़ रखा। नहीं, ऐसी कोई भी नहीं। शादी करी नहीं? हाँ, शादी हमने कर रखी थी, मंदिर में कर रखी शादी। हो गया उसको कम से कम ये मान के चलोगे 3-4 साल के समथिंग हो गए। हाँ, और वो क्या रास्ता नहीं मिल रहा था। कैसे? सर के जरिए में हमका रास्ता मिला है। कैसे मुलाकात? इनसे मुलाकात ये हुई कि मैं कोर्ट में गया था, तारीख थी मेरी, तो वहाँ गया, मैं परेशान बैठा था। ये बोले कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशान है? मैं सर ऐसी बात है कि बस इतनी छोटी सी बात। मैंने कहा हाँ छोटी सी बात है, पर मैं आपके लिए छोटी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, रास्ता मिल नहीं रहा है। फिर सर ने राह दी मेरे को, क्या ऐसा हो जाए। आपका नाम क्या? पहले मेरा अफसर मंसूरी था, अब है कृष्णा सनातन। उस व्यक्ति को अपना मूल धर्म समझ में आया, सनातन धर्म का ही पालन कर रहा था, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। ये कुछ लोगों के संपर्क में आए, उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे बारे में जानकारी दी। जब मेरे पास आए तो फिर मैंने पूरे इनको प्रक्रिया समझाई और आज इनके पूरे यहाँ संस्कार हुए हैं। अफसर मंसूरी पहले इनका नाम था और अब कृष्णा सनातनी इनका नाम आज से हो गया। कहाँ के रहने वाले, क्या करते? ये मंदसौर जिले के ही रहने वाले हैं जी, और पेशे से ड्राइवर हैं। और इनकी खुद की इच्छा थी, तो जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी करवा के आज यहाँ वैदिक पद्धति से पूरे इनका सनातन अंगीकार कर रहे हैं।
गुजरात के राजकोट के गांव में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाली नाबालिग का 6 लोगों ने अपहरण कर लिया। गुजरात के राजकोट से सटे खोखलधाड़ गांव में गोवर्धन होटल निकट कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने वाले श्रमिकों में से 6 लोगों ने फिल्मी स्टाइल में घर में घुसकर परिजनों पर हमला करते हुए 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर लिया था। मामले की शिकायत के आधार पर आईजी डैम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 3 टीम बनाकर जांच करते हुए 6 में से 5 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग को सुरक्षित रूप से परिवार को सौंप दिया है। રાજકોટ સિટીના આજી ડેમ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર 11 તારીખની મોડી રાત્રિના રોજ એક અપહરણનો બનાવ બનેલો હતો, જે બનાવની અંદર જે સગીરા જે હતી તે પોતાના માતા પિતા અને કાકાની સાથે જ્યારે સૂતી હતી એ સમયે અચાનક જે આરોપીઓ 3 બાઇક લઈને આવ્યા, ટોટલ 6 આરોપી હતા અને તે લોકો દ્વારા જે સગીરા છે તેના માતા પિતા અને કાકા ત્રણની સાથે મારપીટાઈ કરી આ સગીરાનું અપહરણ કરવામાં આવેલું હતું। સદર બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી રાજકોટ પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રી રાજુ ભાર્ગવ સાહેબના દ્વારા તુરંત જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અને લોકલ પોલીસ સ્ટેશનની વિવિધ ટીમો બનાવડાવી અને તેને ડિટેક્શન કરવા માટે થઈને સૂચના આપવામાં આવેલી હતી અને જેઓના સૂચના અને માર્ગદર્શન મુજબ આગળ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા જે ડિટેક્શન સંબંધેની કામગીરી કરવામાં આવી તેમાં એવું ધ્યાન પર આવ્યું હતું કે આ સગીરા છે તે સગીરાને આશરે 5 થી 6 મહિનાથી એક છોકરા સાથે ખાલી વાતચીતના સંબંધ હતા। આડોશ પાડોશમાં રહેતા હોય અને કામકાજના સ્થળે મળતા હોય તેના કારણે વાતચીતના સંબંધો વિકસેલા હતા અને ત્યારબાદ આ છોકરાને એકતરફી પ્રેમ થઈ ગયેલો હતો। સગીરાની સગાઈ જે છે એ અન્ય જગ્યાએ થયેલ હોય, સગીરાએ આ છોકરા સાથે કોઈપણ પ્રકારનો પ્રેમ સંબંધ બાંધવાની ના પાડતા સોહમ નામનો જે છોકરો છે એ ખૂબ જ ગિન્નાયેલો હતો અને તેણે પોતાના મિત્રોને ટંકારા સાઈડથી બોલાવ્યા હતા અને બધા મિત્રો ભેગા થઈને જે સગીરા છે તે ત્યાં રહેતી હતી ત્યાં મોડી રાત્રિના સમયે આવીને મારપીટાઈ કરી તેનું અપહરણ કરીને લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ તેને લઈને મધ્યપ્રદેશ બાજુ લઈ જવાની ફિરાકમાં હતા। એ જ સમયગાળા દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમના પીએસઆઈ હુણ અને કેડી પટેલની ટીમ છે તેઓને માહિતી મળતા તેઓ દ્વારા तुरंत ज ते ए लोकोने इंटरसेप्ट करी सगीराने मुक्त करवामां आवेली हती अने पछी वायबी जाडेजाना मार्गदर्शनमां अलग अलग टीमों जे चालू हती डिटेक्शन करी रही थी तेओ द्वारा अलग अलग जग्याएथी विविध आरोपीओ जे हता तेओनी धरपकड़ करवामां आवी। आ आरोपी जे छे ए मूळ मध्यप्रदेश बाजुना छे अने वर्षोथी अहींया सौराष्ट्रना विविध जिल्लाओनी अंदर खेत मजूरी तथा कड़ियाकाम संबंधे अहींया रहेला हता। जे आरोपीओ छे एकबीजाने ओळखता हता, एकबीजाना मित्रो हता अने जे मुख्य आरोपी आपणो सोहम छे तेना द्वारा ते एक भूरिया करीने आरोपी छे तेनी संपर्क करवामां आवेलो हतो, टेलिफोनिक संपर्क, अने ते भूरिया द्वारा अन्य आरोपीओनो संपर्क करी तेओने अपहरण माटे थईने साथे लाववामां आवेला हता। गुजरात में सर्दियों के सीजन में मौसम में बदलाव से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जताई गई संभावना के तहत गुजरात के हिम्मतनगर समेत पूरे साबरकांठा जिले में मौसम में बदलाव देखा गया है। कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं जिससे किसान चिंतित है। फिलहाल सर्दियों के सीजन के लिए कैनाल में पानी दिया जा रहा है। साबरकांठा में इस सीजन में गेहूं और आलू की फसल ली जाती है, लेकिन आसमान में छाए बादल से फसल में बीमारी लगने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से ठंडी में कमी आई है, लेकिन फसल बिगड़ने की आशंका से किसान परेशान है। इस मामले जिला कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अब तक 1,33,913 हेक्टेयर जमीन में फसल ली गई है, जिसमें 38,189 हेक्टेयर में गेहूं जबकि 24,232 हेक्टेयर में आलू की फसल ली गई है। इसके अलावा मकई, चने, राई, तंबाकू, जीरा, धनिया, लहसुन, सौंफ, प्याज और अन्य सब्जी की भी फसल ली गई है। मौसम विभाग ने इस पर कहा कि 1-2 दिन मौसम में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लंबे अरसे तक बादल छाए रहते हैं तो फसल में बीमारी लग सकती है। गुजरात के सूरत में चोरी का सिलसिला लगातार बरकरार है। अब की बार चोरों ने स्कूल को निशाना बनाया है। गुजरात में डायमंड और कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध सूरत में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। कल सूरत में मंदिर और हीरे के कारखाने में चोरी हुई थी और आज एक स्कूल को चोरों ने निशाना बनाया है। सूरत के पर्वत पाटिया निकट MP लिलियावाला स्कूल है जहां चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने स्कूल के ऑफिस से करीब 1,80,000 रुपये की चोरी कर ली। रात 2 बजे हुई चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। CCTV फुटेज के आधार पर लिंबायत पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जियो टीवी, डेली हंट टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।